स्टार्ट। नमस्कार सभी देश के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों एवं छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो कि 2003 में से ये काम कर रहा है। मध्य प्रदेश रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोपैथी के द्वारा हम लोग विगत 1990 से हम लोग चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारे द्वारा पहला संस्थान इलेक्ट्रोपैथी का हमने जो कोर्स स्टार्ट किया था 91 में स्टार्ट किया था और हमने इसको 2008-2009 तक हमने हमारे कोर्सेज को कंटिन्यू किया, परंतु कुछ हर्डल्स रहे, कुछ परेशानी रही। उस दौरान हमने हमारा पूरा जो फोकस है हमने इलेक्ट्रोपैथी के डेवलपमेंट के लिए हमने किया और जब 2003 में हमने हमारा हॉस्पिटल स्टार्ट किया तो इलेक्ट्रोपैथी के रिसर्च डेवलपमेंट और इसकी इन्वेंशन के अंदर हम लोग सतत कार्यरत रहे हैं और आज हम लोग दोबारा से मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। विगत कई वर्षों से हमारे इलेक्ट्रोपैथी के चिकित्सक ये मांग करते आ रहे हैं कि हमें भी इस संबंध में हमें एजुकेशन मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हमारे जूनियर डॉक्टर्स भी हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, वो ये चाहते हैं कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल जैसा संस्थान उनके शहर, उनके राज्य में भी खुले। परंतु आज इस बात की आवश्यकता है कि हमारे जो चिकित्सक हैं, जो हमारे न्यू कमर्स चिकित्सक हैं, जो कैरियर बनाना चाहते हैं, हमने उनके लिए एक पीजी डीएम कोर्स, जिसे हम कहेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मेडिसिन इन इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम, हमने प्लान किया है, जो कि 18 महीने का एक कोर्स है। और इस कोर्स के अंदर हमने ये कोर्स पूर्ण रूप से रेगुलर रहेगा, 100% रेगुलर है, जिसकी अटेंडेंस 90% कंपल्सरी रखी गई है और क्लासेस इसकी सुबह 9 बजे से स्टार्ट होंगी और शाम 5 बजे तक चलेंगी। मतलब ये 1.5 साल का कोर्स आपके 4 साल के डिग्री कोर्स के बराबर ही ये अपनी मान्यता रखेगा। इतना ही आपको हमारे द्वारा जो सिलेबस हमने बनाया है उसके अंतर्गत हमारे द्वारा एजुकेशन दिया जाएगा। हमने हमारे जो करिकुलम हमने बनाया है उसके अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी के साथ ही मेडिकल के अन्य जो अलाइड सब्जेक्ट हैं, गायनिक से आप से सर्जरी है, एनटी है, ऑप्थेल्मिक है, इन सभी विषयों का समावेश इसमें किया गया है। साथ में प्रैक्टिकल क्लास भी ली जाएगी और इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका भी इसमें हमने प्रावधान किया है। तो ओवरऑल ये जो 1.5 साल का जो कोर्स हमने रखा है, ये प्रैक्टिकली यदि हम घंटों में हम डिसाइड करेंगे तो लगभग 4 साल का जो कुरिकुलम होता है उसी के बराबर ये होगा। इसके अंदर इसकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी हमने रखी है वो
इलेक्ट्रोपैथी के छात्र छात्राएं जो फाइनल ईयर में हैं अभी, या फाइनल ईयर करके वो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमने ये कोर्स प्लान किया है। इसकी जो हमने एज रखी है, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी रखी है, एज रखी है, उसकी एज 25 साल से लेके 35 साल के बीच में है। परंतु ये ऑप्शनल होगा कि कुछ 4 से 5 सीटें ऐसी भी हमने रखी हैं जो बहुत ही सीनियर हमारे जो चिकित्सक हैं और वो इसमें आना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने 5 सीटों का प्रावधान हमने रखा है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें हमने 60 रखी है। और इसको और मैं 2 बात और कहना चाहूँगा कि ये जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर जैसे 8 घंटे की तो उसकी हम जो मेडिकल एजुकेशन जो क्लासेस लेंगे हम, इसके अलावा 8 घंटे की डेली इनको क्लिनिकल भी इनका ड्यूटी हमारे हॉस्पिटल में लगाई जाएगी। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और क्लिनिकल तीनों ही बातें का इसमें समावेश किया है। हमारे पास ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी है, NIH है, इसकी स्थापना हमने 2011 में की थी। ये जो संस्थान है NIH, ये 5 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ है और यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज में जो सुविधा होना चाहिए वही सुविधा यहाँ पे है। यहाँ पर जो लेक्चर हॉल है, एनाटॉमी के हैं, फिजियोलॉजी के हैं, पैथोलॉजी के हैं, बायोकेमिस्ट्री के हैं, फिजियोलॉजी के हैं, सभी यहाँ पे व्यवस्था दी गई है। हमारे पास ह्यूमन ऑर्गन्स भी हैं, डमीज भी हैं, बोन्स भी हैं, जो एक मेडिकल कॉलेज में होती हैं, वो सभी चीज़ें हमारे मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं। और जो भी यहाँ पे एजुकेशन हम देंगे, तो वो पूर्ण रूप से जब PGDM कोर्स करने के बाद जो हमारे चिकित्सक निकलेंगे, तो वो किसी भी स्टेज में, किसी भी जगह वो एक कॉम्पिटेंट एक डॉक्टर के रूप में अपना काम कर सकते हैं। तो ये हमारा जो NIH संस्थान है, ये संस्थान हमारा जो देवलिया हॉस्पिटल है, उससे लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर देवास AB रोड पर, हाईवे के ऊपर स्थित है, जहाँ पर ऑलरेडी हमने उसी संस्थान के अंतर्गत हमने 50 बेडेड हॉस्पिटल भी हमने वहाँ बनाया हुआ है, जहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ यहाँ पे रखी गई है, जहाँ पर इलेक्ट्रोपैथी के अंदर ही, जहाँ पर कैंसर को छोड़ के अन्य जितने भी डिसीज़ हैं, वहाँ पर हम पेशेंट को एडमिट करके वहाँ पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। और प्रैक्टिकली, क्लिनिकली हमारे जो डॉक्टर्स होंगे उनको वहाँ पे वो ट्रेनिंग दी जाएगी। ये संस्थान हमारे देश का इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। ऐसे हम लोगों ने पिछले 4 सालों में हमने वहाँ पे सेमिनार किए हैं, हमने कॉन्क्लेव किए हैं, और वहाँ पर हमारे जो ऑल इंडिया से हम जो डॉक्टर्स वहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी फील किया है और बताया है कि ऐसा संस्थान तो हमने कहीं नहीं देखा है। अभी ये देखने में आता है कि देश में कई इलेक्ट्रोपैथी के बोर्ड हैं, काउंसिल हैं, कॉलेजेस हैं, परंतु धरातल पे कहीं कोई नजर नहीं आता है, प्रैक्टिकली कोई नजर नहीं आता है। लोग बोलते हैं कि मैंने फलाने कॉलेज से BMS किया है, परंतु वहां की स्थिति हम देखो तो पता होता है कि वहां कहीं कुछ भी नहीं है। तो यही एक कारण है कि जब तक
स्टूडेंट्स को यदि वो रेगुलर कोर्स करेगा, पढ़ेगा, उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा, तो ही वो एक चिकित्सक अच्छा बन सकता है। साथ में उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी, तो ही वो फील्ड के अंदर एक एक्सपर्ट डॉक्टर के रूप में काम कर सकता है। तो इन्हीं सब कमियों को पूरा करने के लिए देवलिया हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, MPRD ऑफ इलेक्ट्रोपैथी और NIH के अंतर्गत ये हम कोर्स हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस संबंध में यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों का जवाब भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। एक बात और मैं भी कहना चाहूंगा कि ये प्रश्न है कि ये कोर्स तो हम कर लेंगे, इसके बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम जो 60 सीट हमने यहाँ रखी है, उसमें से 30% जो हमारे चिकित्सक होंगे वो हमारे संस्थान में ही उनको हम जॉब देंगे। इसके अलावा बाकी के जो चिकित्सक बचते हैं, जो 70% हैं, उनमें से उन्हें अपना क्लिनिक खोलने के लिए, अपना हॉस्पिटल खोलने के लिए देवलिया हॉस्पिटल पूरा सपोर्ट करेगा। हॉस्पिटल क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट से लेके मेडिसिन उपलब्ध कराने तक पूरा गाइडेंस करेंगे। ट्रीटमेंट के दौरान यदि उन्हें कोई परेशानी आती है, उसमें भी हमारे द्वारा आपको गाइड किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर्स चाहते हैं कि इंदौर स्थित देवलिया हॉस्पिटल जैसे संस्थान वो भी अपने शहरों में खोले। तो चूंकि वो जो चिकित्सक, जो डॉक्टर जब हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग ले चुके होंगे, उन्हें पेशेंट्स से लेके हर बारे में क्लिनिकल ट्रेनिंग उनको मिल चुकी होगी। कैसे पेशेंट ट्रीट किया जाता है, कैसे मेडिसिन तैयार की जाती है, कैसे मेडिसिन दी जाती है। तो हम वो अपने क्षेत्र में, अपने शहर के अंदर भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैंसर का खोल सकते हैं, रीनल केयर का हम खोल सकते हैं, और अन्य बहुत सारी बीमारियां हैं उसका हम खोल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग उन चिकित्सकों को हम साथ में मिलके उन्हें उनके शहर में वो हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट हम करवाएंगे, और उन्हें ट्रीटमेंट के लिए देवलिया हॉस्पिटल फुल सपोर्ट करेगा, और वो अपने क्षेत्र में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आगे बढ़ाएंगे। मेरा विजन हमेशा ये रहा है, जब से मैं इस फील्ड में आया हूं 1990 से, मैंने इस सिस्टम में वो चीज देखी है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसकी मेडिसिन इतनी पावरफुल है, इतनी इफेक्टिव है, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम अपने संस्थान को हम आगे बढ़ाते गए, और आज हमने ऑल इंडिया स्तर के हमने 2 संस्थान हमने बनाए हैं। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फ्यूचर की मेडिसिन है, आने वाला समय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ही है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही वो चिकित्सा पद्धति है जो एलोपैथी के पैरेलल खड़ी हो सकती है। उसका प्रमुख कारण है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन तुरंत प्रभावी है। हम देखते हैं, आयुर्वेद की बात करें, होम्योपैथी की बात करें, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि आराम होता है, पेशेंट ठीक होते हैं, परंतु समय लगता है। परंतु इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ऐसी है कि एलोपैथी के ही समान इसका जो प्रभाव है वो तुरंत होता है।
हम इंजेक्शन लगाते हैं और 5 मिनट के अंदर पेशेंट को आराम होता है। हम कंप्रेस करते हैं और पेशेंट को 10 मिनट के अंदर आराम होता है, क्योंकि पेशेंट को पहले तो आराम चाहिए, और जब उसको आराम मिल जाता है तो हम उस पेशेंट को क्योर करने की स्थिति में हम लेके आ जाते हैं और हम पेशेंट को क्योर कर देते हैं। तो आज के समय ऐसे सैकड़ों बीमारियां हैं जो एलोपैथी में केवल मैनेज की जाती हैं, ठीक नहीं होती हैं, परंतु इलेक्ट्रोपैथी में हम तत्काल मैनेज कर कर और उसकी डिसीज को हम क्योर कर सकते हैं। तो यही एक कारण है कि जिस दिन हमें सरकारी संरक्षण हमें मिल गया, तो ये मान के चलें कि हम एलोपैथी के पैरेलल खड़ा होंगे, और एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि हम कुछ बीमारियों में फर्स्ट होंगे और एलोपैथी सेकंड और थर्ड ऑप्शन होगी। तो इसके लिए मुझे एक पूरे देश में एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम तैयार करनी है। इसके लिए MPRD ऑफ इलेक्ट्रोपैथी, देवलिया हॉस्पिटल, NIH ने पूरी तैयारी कर ली है, और इसके लिए आप जैसे चिकित्सकों का हमें साथ की आवश्यकता है। आप और हम दोनों मिलकर इस सिस्टम को ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। आज आप खुद देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोपैथी की गूंज चारों तरफ पहुंचने लगी है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल में कैंसर की कतार के अंदर IAS अधिकारी भी रहे हैं, IPS अधिकारी भी रहे हैं, पॉलिटिकल नेता भी रहे हैं, मंत्री स्तर के लोग भी रहे हैं, सरकारी अधिकारी भी रहे हैं, जिनका हमने अपने अस्पताल में उनके परिवार का, सदस्यों का, उनके मिलने जुलने वालों का हमने ट्रीटमेंट किया है। न्याय के क्षेत्र में जो कहेंगे कि हमारे माननीय जज हैं, उनके परिवार के लोगों का भी देवलिया हॉस्पिटल ने इलेक्ट्रोपैथी द्वारा इलाज किया है। तो आज इलेक्ट्रोपैथी की गूंज हर क्षेत्र में है, हर जगह हैगी। तो इसे आगे बढ़ने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत जल्द ही भारत सरकार इसे अपने संरक्षण में लेगी, ऐसी हमें आशा ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष भी हमारे द्वारा एक प्रपोजल दिया गया है, और बहुत जल्दी ही हमें मध्य प्रदेश में भी सफलता मिलेगी। चूंकि देखें कि अभी भी हमें सरकारी संरक्षण प्राप्त है। भारत सरकार ने हमें स्पष्ट कहा है कि हम अपने सिस्टम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम एजुकेशन दे सकते हैं। तो रोक तो कहीं नहीं है, परंतु हो यह रहा है कि सरकार ने जो हमें संरक्षण प्रदान किया है, हम उस संरक्षण का आदर सम्मान ना करते हुए, हम डिग्री तो हमारे पास, सर्टिफिकेट तो हमारे पास में इलेक्ट्रोपैथी का है, परंतु हम प्रैक्टिस किसी और विधा में कर रहे हैं। और फिर भी यदि सरकार ने आपको मान्यता दे दी, मान्यता मिल गई, सरकारी काउंसिल बन गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, और फिर भी आप यदि एलोपैथी अन्य चिकित्सा विधा में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। तो मेरी आपसे यही निवेदन है कि इस सिस्टम में इतनी अच्छाइयाँ हैं, तो आपको जरूर इसको अपनाना चाहिए, इसको जरूर आपको सीखना चाहिए, और इस देश में इस चिकित्सा पद्धति को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति बनाने में हमें एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए। ऑल राइट, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर अजय हडिया सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि एक रेवोल्यूशन हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो सवाल को लेकर कुछ लोगों के मन में डाउट्स भी है। कुछ लोग
इंटरेस्टेड तो हैं लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जो अब तक कई सवालों को जन्म दिया, लेकिन सवाल ये हो जाता है कि जो एस्पिरेंट्स हैं, खास तौर पे जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आखिर उनके जहन में क्या वो बातों का घर होना चाहिए, क्या उन बातों को जानने की ज़रूरत इस वक्त नज़र आ रही है, जिन बातों को समझते हुए इस कोर्स की तरफ कदम बढ़ाएं। सबसे पहला सवाल, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वो एस्पिरेंट्स जो इंटरेस्टेड तो है लेकिन अब तक अपना पहल नहीं कर रहे हैं, अपनी कोई कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहला संदेश। देखिए कि यदि हमें कुछ चीज प्राप्त करनी है तो हमें घर छोड़ना होगा। देखिए मैं दूसरी विधा की बात करूं, यदि पीजी कोर्स करने जाते हैं, एमडी एमएस करने जाते हैं, तो वो यदि सरकारी संस्थान में यदि वो नौकरी कर रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, वो अपनी नौकरी छोड़ के वो एमएस और एमडी करते हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी अपना फ्यूचर आपको बनाना है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आगे ले जाना है, तो आपको अपना घर छोड़ना होगा और कम से कम 2 साल के लिए आप बाहर आएंगे, हमसे मिलकर आप काम करेंगे, तो आपका भविष्य इतना उज्जवल होगा जैसा आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो इसकी आवश्यकता यही कि आपको एक बार जब आप घर से निकलेंगे तभी ही कुछ हो पाएगा। हमने एक सर्वे देखा देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा, जिसमें जब इस कोर्स को लॉन्च किया गया तो कई लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि तकरीबन 60-65% ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो कोर्स ऑफिशियली ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। आप कैसे इस माइंडसेट को चेंज करना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि 2-3 क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, लोगों के भी आ रहे हैं कि एक तो यहाँ का जो फीस है उसके बारे में भी आ रहे हैं। जब उन्हें फीस बताई गई तो बोले साहब ये फीस तो बहुत ज्यादा है। देखिए हमें जब अपना कैरियर बनाना है, अच्छे संस्थान में यदि आना है, तो जब देवलिया हॉस्पिटल एनआईएच में आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको जब सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको जो पढ़ाया जाएगा, तो आपको पढ़ाने वाले सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही होंगे। आपके जितने भी मेडिकल सब्जेक्ट हैं आपको एमबीबीएस डॉक्टर से नीचे कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो जब आपको नॉलेज चाहिए तो अच्छे संस्थान में आपको यदि नॉलेज चाहिए तो थोड़ा पैसा तो खर्च करना होगा। हम देखते हैं कि हमारा हर चिकित्सक यदि मैरिड है, उसके बच्चे हैं, तो वो चाहता है कि वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाए। तो हम देखते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाता है तो आजकल बच्चे की फीस 10,000 रुपये महीने से कम नहीं होती है। तो हम जब अपने नर्सरी के और केजी के बच्चों को हम 10,000 रुपये फीस हम दे सकते हैं, तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्यों नहीं ये फीस दे सकते हैं। और इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि जब ये आप कोर्स यहां से कर लेंगे तो आपने जो पैसा खर्च किया है उस पैसे को आप वापस से उतने ही समय के अंदर आपको वो पैसा रिफंड मिल जाएगा, आप उस लायक हो जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे उठता है कि इस कोर्स को करने के बाद करियर के कौन कौन से अवसर मिल सकते हैं? देखिए मेडिकल के क्षेत्र में इलेक्ट्रोपैथी में कोर्स करने के बाद तो पहले भी मैंने बात कही कि हम ऐसी बीमारियों को ठीक करेंगे जहां पर एलोपैथी केवल मैनेजमेंट करती है। जैसे WHO ने 5 बीमारियों को पैलिएटिव केयर में रखा है, जो ब्रेन संबंधित डिसीज है, हिस्टीरिया है, इपिलेप्सी है, मैनिया है, इंसेनिटी है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, लंग कैंसर है, रीनल डिसीज हो है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, लिवर ऑफ एट्रोफी है, कार्डियक डिसीज है, जिसको केवल हम मैनेजमेंट करते हैं, कभी हम ठीक नहीं करते हैं एलोपैथी के अंदर। परंतु इलेक्ट्रोपैथी के अंदर हम पहले उस डिसीज को मैनेजमेंट करते हैं और बाद में हम उसको क्योर कर लेते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में हम जब ये कोर्स आपको करा देंगे तो आप जिस फील्ड में आप जाना चाहेंगे उसका हम एक्स्ट्रा आपको 6 महीने का हम और ट्रेनिंग देके आप 2 साल के अंदर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कार्डियक फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप कार्डियक फील्ड में आप जाइए, आप रेस्पिरेटरी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उसमें जाइए, आप लीवर डिसीज में जाना चाहते हो तो आप लीवर डिसीज में जाइए। आप किसी भी
फील्ड आप चुन सकते हैं और अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल आप खोल सकते हैं। और मेरी तो राय ये भी है कि अभी हम लोग अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें क्लिनिक के रूप में कर रहे हैं। मेरी तो ये हार्दिक इच्छा है, तो जब हमारा जो कैंडिडेट यहाँ से निकलेगा तो वो स्टार्टिंग में ही कम से कम 20 बेड वो स्टार्ट करेगा, 20 बेड का हॉस्पिटल स्टार्ट जब करेगा और बेड पेशेंट को एडमिट करके जब ट्रीटमेंट करेगा तो निश्चित है कि वो सफल होगा, क्योंकि केवल एलोपैथी के अलावा कोई भी पेशेंट को एडमिट नहीं करता है। परंतु इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हमारी मेडिसिन भी एलोपैथी के समान फास्ट रिलीफ देने वाली है। तो हम यदि पेशेंट को एडमिट करेंगे तो पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलेगा, इसलिए पेशेंट एडमिट हमारे पास होगा और हम बेहतर रूप से हम अपना ट्रीटमेंट करके पेशेंट को जल्दी ही हम ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर अजय हाडिया से इस वक्त काफ़ी लोग देख रहे हैं इस फेसबुक लाइव को, और इसमें से विशेष ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं से ना कहीं से कोर्स भी किया है। बट एक बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या उस कोर्स में हमारी एक्सपर्टाइज कितनी है, और अगर एक्सपर्टाइज हम हैं तो क्या हम कॉन्फिडेंट प्रैक्टिकली वे में हम अप्रोच कर रहे हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान, एक बड़ा सवाल है। ऐसे में सवाल उठता है कि NIEH के द्वारा जो कोर्स आप कंडक्ट कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली कितना इंटरेस्टिंग वे में दूसरे इंस्टीट्यूट से बेहतर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, नंबर 1। नंबर 2, इंटर्नशिप की जब बात होगी तो क्या एक विशेष या फिर बड़े लेवल पे एक दायरा होगा जहां पे बच्चों को खास तौर पे एक बेहतर वे में सीखने का एक मौका मिलेगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे संस्थान में जितने भी लोग एडमिशन लेंगे जो इलेक्ट्रोपैथी के ग्रेजुएट हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने जिस भी संस्थान से अपनी स्टडी की है और वो जब हमारे यहाँ पे आएंगे तो हम उनकी स्टडी को जीरो मानते हुए हमने अपना सिलेबस तैयार किया है। हमने हमारा जो सिलेबस तैयार किया है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी वो एनाटॉमी पढ़े होंगे, परंतु हम यहाँ पे एनाटॉमी भी पढ़ाएंगे, फिजियोलॉजी भी पढ़ाएंगे, हम उनको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उनको पैथोलॉजी भी पढ़ाएंगे और अलाइड सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ाएंगे, फार्मेकोलॉजी पढ़ाएंगे, फार्मेसी पढ़ाएंगे और मटेरियल मेडिका पढ़ाएंगे। तो हम हमारा जो कैंडिडेट हमारे यहाँ जो एडमिशन लेगा उससे A से लेके Z तक सभी चीजों को पढ़ाया जाएगा। यदि कुछ अच्छे भी लोग हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे जो कहीं रेगुलर कभी पढ़े हों तो वो बेहतर तरीके से हमारी चीजों को वो समझने में सक्षम होंगे। अगर इन तमाम बातों का जिक्र करने के बाद अगर एक बार ऑब्जेक्टिव अगर हम फिर से देखें, क्या लग रहा है इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्ट हमारा यही है कि एक कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक इस देश के अंदर हों, क्योंकि अभी तक हम ये देखते हैं कि हमसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, हमसे प्रोटोकॉल पूछते हैं कि भाई आपने ट्रीटमेंट किया तो आप हमें प्रोटोकॉल बताइए। देखिए, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि एलोपैथी के अंदर यदि 10 लोगों ने MBBS किया है और वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एक MBBS डॉक्टर दूसरे MBBS डॉक्टर से कभी नहीं पूछता है कि साहब क्या प्रोटोकॉल दिया, आपने क्या ठीक किया। तो यही इलेक्ट्रोपैथी के यदि आप ग्रेजुएट हैं और इलेक्ट्रोपैथी को आप समझते हैं तो आपको पता है कि भाई लीवर की कौन सी मेडिसिन है, S1 किस पे काम करती है, S10 किस पे काम करती है, F1 किस पे काम करती है, एंजियोटेनिक ग्रुप क्या है। जब आपको यदि आपने पढ़ा है, समझा है, तो आपको प्रोटोकॉल पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो दिक्कत हमारे साथ यही है कि हमें उस चीज का नॉलेज नहीं है और हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो इन्हीं सब कमियों को पूरा करने के लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया। ऑलराइट, और अब हम फेसबुक की तरफ चलते हैं। कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका यहाँ साफ तौर पे सवाल उभर कर आ रहा है। इसमें से कुछ लोग जो है साफ तौर पे लिख रहे हैं, महेश जी लिख रहे हैं कि आई वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स। कुछ लोग हैं, अंबाराम जी हैं, प्राउड ऑफ यू सर लिख रहे हैं। अरुण सोनी सर खास तौर पे इस इनिशिएटिव के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। उसके बाद अब मैं आता हूँ, मुजफ्फर रैदर जी लिखते हैं, सर एज एनी डिस्कशन एनी डिसीजन been made by the IDC regarding the recognition of electrohomeopathy, or is it still pending? Please provide an update on this matter. Any decision been made by the IDC regarding the recognition of electrohomeopathy? अब तक क्या किसी तरह का डिसीजन उभर कर आया है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ IDC के सब्जेक्ट के ऊपर अभी पिछली बार भी
माननीय हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मुझे कैंसर के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। उस समय भी हमने उनके सामने हमारा पक्ष रखा था कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जल्दी से जल्द रिकग्निशन मिलना चाहिए। और इस संबंध में आईडीसी को हमने, आपको पता होगा कि लास्ट जो मीटिंग हुई थी तो हमने डॉक्टर खटोच के सामने लिखित के अंदर और वलबरी हमने सामने भी ये कहा कि भारत सरकार एक टीम गठित कर कर देवीला हॉस्पिटल का निरीक्षण करे और देखे कि हम कैंसर के पेशेंट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं और कैसे हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी कैंसर हॉस्पिटल या ऐसा संस्थान जहां पर पैलिएटिव केयर की जो बीमारियां हैं, वहां पर 5 जो पैलिएटिव केयर की बीमारियां हैं, ब्रेन संबंधित, हार्ट संबंधित, लीवर संबंधित, किडनी संबंधित, उन पेशेंट्स को हमें दे दे 6 महीने के लिए, साल भर के लिए एक प्रोजेक्ट के रूप में, और इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के द्वारा हम ट्रीट करेंगे। सरकार के एक्सपर्ट होंगे, सरकार की मशीनें होंगी, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन करने के बाद पेशेंट एडमिट होगा, उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे और ट्रीटमेंट के दौरान वो हर 15 दिन 1 महीने के अंदर पेशेंट्स की दोबारा से पैथोलॉजी, दोबारा से सोनोग्राफी, दोबारा से सीटी स्कैन, जिसकी भी आवश्यकता है उसको करने के बाद में कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोपैथी द्वारा पेशेंट कितना उसमें इंप्रूवमेंट है, और यदि हम करने में हम सक्षम हैं और हम उनको ठीक कर पा रहे हैं तो सरकार हमें मान्यता दे। हमें जैसे आईडीसी ने कहा कि आप हमें रिजल्ट बताइए, आपने क्या क्या अभी तक किया, तो हमने 6,500 का पेशेंट का डाटा हमने सरकार को दिया हुआ है। 10 कैंसर के पेशेंट जो प्रूविंग केस हैं, कैंसर के जो मेटास्टेटिक हैं, जो क्योर्ड हुए हैं, वो हमने सरकार को दिए हुए हैं। अभी हाल ही में हमारे द्वारा अभी विगत 1 महीने में 4 पेशेंट हैं जो मेटास्टेटिक डिसीज से क्योर्ड हुए हैं। तो ऐसे सैकड़ों पेशेंट का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और सरकार, हमारी जो बात है, हमने सरकार को जो चैलेंज किया है, इसको इग्नोर करते हुए आईडीसी कभी भी डिसीजन हमारे विरुद्ध नहीं दे सकती। कोई भी डिसीजन लेने के पहले सरकार को, आईडीसी को देवीला संस्थान का दौरा करना होगा और हमें समय देना होगा, क्योंकि ये बात जो मिनट्स लिखे हैं, आईडीसी ने जो मिनट दिए हैं, उसके अंदर भी देवीला हॉस्पिटल और जो मेरे द्वारा जो डॉक्टर खटोच से चर्चा हुई थी, उसका पूरा ब्यौरा उसके अंदर दिया हुआ है। तो वो लिखित रिकॉर्ड सरकार के पास में उपलब्ध है और उन्होंने कहा भी है कि सरकार को मैं अलग से चिट्ठी लिखूंगा कि वो आपके अस्पताल का निरीक्षण करे और आपको किसी भी अस्पताल के अंदर ट्रीटमेंट करने का मौका दे। तो निश्चित है कि किसी भी डिसीजन लेने के पहले आईडीसी हमारे द्वारा किए गए कार्यों की जरूर निरीक्षण करवाएगी और तभी डिसीजन हो पाएगा। ऑल राइट। और इसके बाद जो अगला सवाल है सत्य प्रकाश जी का है। हालांकि ये सवाल लिया जा चुका है, जिनको अपना घर भी चलाना है मजबूरी बस अब रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन पहले से डीएमएस बीएमएस कर चुके हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए क्या होता है कि जब तक जरूर, इसलिए मैंने ही अभी ये बात कही है कि हमने वही कैंडिडेट को बुलाना चाहते हैं जो ऑलरेडी अभी कोर्स कर रहे हैं, कोर्स कर चुके हैं और 1-2 साल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कहीं अपना शेल्टर ढूंढना चाहते हैं। वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट वही है कि हम उन्हीं को हम ये कोर्स कराना चाहते हैं जिनकी एज 35 साल से कम हो। मैं खुद समझता हूं कि ऐसे डॉक्टर जो 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, 50 साल के हैं, जिनका अपने फैमिली चला रहे हैं, निश्चित है कि वो 1.5 साल 2 साल के लिए हमारे संस्थान में नहीं आ सकते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी वो है भी नहीं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सुरेंद्र जी लिखते हैं, कैन वी राइट डॉक्टर बिफोर नेम? और आगे वो लिखते हैं, इफ सपोज इन फ्यूचर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, सो विल डीईएमएस कंसीडर एज वैलिड? डेफिनेटली। जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ है और जब सरकार मान्यता दे देगी, जब इसकी काउंसिल बन जाएगी, तो वो सभी लोग
सरकार के अंडर में आएंगे, उनको पंजीयन मिलेगा। उसकी कुछ शर्तें होंगी, जरूर होंगी, और उन शर्तों को हमें पूरा करना होगा और हमारा रजिस्ट्रेशन सरकारी काउंसिल के अंदर होगा। कई लोग हैं जो इस इनिशिएटिव को अप्रिसिएट कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से हम अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं, जिस कोर्स को लेकर आज विशेष तौर पे यहाँ पे बातचीत हो रही है। डॉक्टर अजय हाडिया साहब, सवाल कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कोर्स है वो किसी डॉक्टर के लिए पर्याप्त है? क्या किसी नए एस्पिरेंट्स भी अगर इस तरफ रुख कर रहे हैं तो क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी का दायरा कितना बड़ा है, और ये मौका कितना खास है उन लोगों के लिए जो अब तक मेडिकल के क्षेत्र में अब तक कदम नहीं रखे हैं, लेकिन वो फिर भी एक मेडिकल एस्पिरेंट्स के रूप में खुद को देख रहे हैं? देखिए, निश्चित है कि जो फ्रेशर्स है, जो फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा कि वो लोग आके यदि हमारा कोर्स करते हैं तो यदि 2 साल वो मुझे देंगे तो आने वाले उनके 40 साल एक बहुत ही बेहतरीन उनका फ्यूचर होगा, और एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर्स के रूप में पूरे देश दुनिया में वो जाने जाएंगे। डॉक्टर अजय हाडिया से जब इतनी सारी बातचीत हुई है तो बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सक्सेसफुल होने का क्या वो मंत्र है जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं इलेक्ट्रोपैथी के फील्ड में सक्सेस होने का सबसे जो तरीका है कि हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो 38 मेडिसिन हैं, उसके द्वारा ट्रीटमेंट करना है। ऐसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कोई पॉजिटिव नहीं होता है, कोई नेगेटिव नहीं होता है, कोई टेम्परामेंट नहीं होता है। मतलब जो काउंट सीजर बेटी ने जो इस सिस्टम को इन्वेंशन में जो दिए वो उसको ही भुला देना चाहते हैं, और हम जो यहाँ पे रिजल्ट ले रहे हैं, हम कहते हैं कि हम 100 डाइल्यूशन, 500 डाइल्यूशन, 1000 डाइल्यूशन के रिजल्ट हम देखते हैं कि चमत्कारिक रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलते हैं। हमारे द्वारा इंजेक्शंस के जो रिजल्ट लिए जा रहे हैं वो बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट लिए जा रहे हैं। हमारे द्वारा कई बहुत सारी चीजें हम लोग, हमारे जो मेडिकल जो डॉक्टर्स है उनके अंडर में हम लोग इंट्रावीनस इंजेक्शंस भी हम लोग अपने पेशेंट को यहाँ पे दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल्कुल एक मॉडर्न मेडिसिन के तरह ही कार्य कर रही है। उसके लिए जरूरी है कि आप मेडिसिन रखें, डाइल्यूशंस बनाएं, मिक्सचर बनाएं, ग्लोब्यूल्स के अंदर आप यूज करें, जो काउंट सीजर बेटी ने जो फार्मूला दिया है, जो जिसको डॉक्टर अनिल सिन्हा ने आगे बढ़ाया है, और उसी सिस्टम को डॉक्टर अजय हाडिया और दिवेली हॉस्पिटल आगे बढ़ा रहा है। ऑलराइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं लेना चाहूँगा। जिस तरीके से फ़ी का जिक्र हो रहा है, तो क्या किसी तरह की स्कॉलरशिप की भी प्रोविज़न है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा जिनको लगता है कि फ़ी जो है बहुत ज़्यादा है? देखिए, मैंने 2 बात कही अभी कि हम अपने बच्चों को यदि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं तो 10,000 रुपये महीना हम फीस देते हैं, तो उससे ज़्यादा फीस हमारी नहीं है। परंतु ये भी बात मैं कहना चाहूँगा कि हम जब एडमिशन जब लेंगे और हम जब कैंडिडेट का इंटरव्यू हम करेंगे, और ऐसे 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको हो सकता है कि हम 50% कम फीस के अंदर भी, डिस्काउंट फीस के अंदर भी हम उनको एजुकेशन दे दें। हो सकता है कि ऐसे भी कैंडिडेट मुझे लगे कि ये बच्चा बहुत ही पढ़ने में और सब चीज में आगे, हो सकता है कि उसको मैं फ्री भी पढ़ा दूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पे, हमारा जो उद्देश्य है वो पैसे को लेके कोई भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमारा संस्थान इस समय बना हुआ है, 5 एकड़ लैंड में है, कंस्ट्रक्शन है, लैब है, हर डिपार्टमेंट मौजूद है। हमें कुछ भी नई चीज हमें कोई परचेस नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, हमें तो संसाधन जुटाने हैं इस कोर्स को रन करने के लिए। तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि हमें उतनी ही फीस लेना है। हमें लगता है कि स्टूडेंट कॉम्पिटेंट है, बहुत अच्छा पढ़ने में, तो हम इसको स्कॉलरशिप भी ग्रांट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे में जो फैकल्टी होंगे, किस टाइप के फैकल्टी होंगे? क्योंकि आमतौर पे जो इंस्टीट्यूट अब तक देखे गए हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, बहुत कम फैकल्टी होते हैं, बहुत नंबर ऑफ फैकल्टीज जो है
कम संख्या में आकी जाती है। देखिए, मेरा हमेशा ये मानना है कि जब हमने 91 में हमारा जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, तो उस समय भी यदि देखें तो हमारे यहाँ जो फैकल्टी होती थी, केवल फार्मेसी मेडिसिन को हम छोड़ दें, हम तो हमारे यहाँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेके जितने भी अलाइड सब्जेक्ट होते थे उससे मेडिकल डॉक्टर ही पढ़ाते थे, एमबीबीएस एमडी ही डॉक्टर उनको पढ़ाते थे। अभी भी हमारे पास ये कोर्स हम लोग प्लान कर रहे हैं, इसके अंदर भी जो मेडिकल सब्जेक्ट होंगे वो मेडिकल एक्सपर्ट ही पढ़ाएंगे, एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर ही उसको पढ़ाएंगे। रही बात इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन की, तो इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, मैट्रेमेडिका, प्रैक्टिस मेडिसिन, ये इलेक्ट्रोपैथी के एक्सपर्ट जो होंगे, जो इस देश भर के जो भी डॉक्टर्स हमारे यहाँ आना चाहेंगे, हम उन्हें एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर हमको अपॉइंट करेंगे, उनको रेसिडेंशियल क्वार्टर भी देंगे और वो हमारे यहाँ रह के उन स्टूडेंट्स को यहाँ से उनको क्वालिफाइड बनाएंगे। ऑल राइट, डॉक्टर अजय हडिया से इस वक्त बहुत से ऐसे लोग हैं जो खास तौर पे इस लाइव सेशन को अप्रिसिएट कर रहे हैं। मैं उनसे आपका संदेश जानना चाहूँगा, विशेष तौर पे जो एक अपील है वो कैसे इस इनिशिएटिव को या इस रेवोल्यूशन में, कोर्स तो बड़ा मुझे लगता है कि एक छोटा वर्ड होगा कहना, क्योंकि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है और मुझे लगता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो मेडिकल वर्ल्ड है उसे एक बेटर वे में शेप करेगी। तो ऐसे में उनसे क्या अपील है जिससे कि उस इनिशिएटिव को और ग्रेटर वे में आगे ले जा सके? देखिए, मेरी अपील तो यह है इसके अंदर कि ऐसे इलेक्ट्रोपैथी के डॉक्टर जो बहुत सीनियर हैं, जिन्होंने अपना जीवन इसमें दे दिया है, और उनके आसपास यदि कोई इलेक्ट्रोपैथी का नया न्यूकमर्स स्टूडेंट यदि हो तो उन्हें जरूर देविला हॉस्पिटल की ओर उन्हें भेजना चाहिए कि वो इस उत्कृष्ट संस्थान के अंदर एडमिशन लेके अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। मुझे लगता है कि मैंने मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे सवाल लिया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्रिसिएशन वे में कुछ वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यहाँ पे शेयर किया, उनका मैसेज लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर अजय हडिया से क्या कहना चाहेंगे अपने फॉलोअर्स के लिए, और अगर कोई संदेश हो इस कोर्स को लेकर तो आप प्लीज। देखिए, मेरा संदेश तो यही है कि मैं हमारे सभी इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारे इलेक्ट्रोपैथी के जो चिकित्सक हैं, जो हमारे आलोचक भी हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं और मैं अपने आलोचकों से निवेदन करता हूं कि एक बार जरूर देविले संस्थान का निरीक्षण करें, दौरा करें, देविले अस्पताल को देखें, एनआईएच को देखें कि किस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं, और आपके मन में यदि कोई गिला शिकवा है तो बैठ के उसको दूर करें। कई बार देखा जाता है कुछ लोग हमारे बारे में रोज आए ना आए दिन कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहते हैं। तो देविले हॉस्पिटल ने हमेशा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सर्वोपरि रखा है और हर कहीं, हर किसी प्लेटफॉर्म पे, न्यूज पेपर से लेके टेलीविजन वर्ग तक हमने केवल इलेक्ट्रोपैथी के झंडे को ही आगे बढ़ाया है। तो देविले हॉस्पिटल, डॉक्टर अजय हडिया केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचारक हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रवर्तक हैं, और हम इस सिस्टम को एक दिन जरूर भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से जरूर हम मान्यता लेंगे। यही हमारा ध्येय है, यही हमारी अपेक्षा है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।